तो सबसे पहले तो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का लेक्चर एक कॉमन टॉपिक रखा है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। आप सब इससे कभी ना कभी टकराए हैं, भले आप फार्मासिस्ट हो, भले नर्स हो, भले आप डीएम इन कार्डियो हो। और ये दिल का दर्द सभी को देखने को मिलता है और आज अपन इसको सुलझाएंगे। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आप भी समझते हो कि 40 मिनट में कोई कार्डियोलॉजी नहीं पढ़ा सकता और 40 मिनट में कोई कार्डियोलॉजी पढ़ नहीं सकता, पर फिर भी कुछ कुछ बातें ऐसी करेंगे जो कई बार हमें पता रहती हैं और मिस हो जाती हैं। कुछ कुछ बातें ऐसी करेंगे जो बड़े बड़ों को नहीं पता होती, बड़े कंफ्यूजन होते हैं। एनस्टेमी स्टेमी में क्या फर्क, अनस्टेबल एंजाइना एंजाइना में क्या फर्क, तो वो भी डिस्कशन करेंगे। तो सीधे क्लास पे आते हैं। क्लास के बीच में जो मुझसे कई लोगों ने बात की थी कि इस कोर्स में वो नहीं है, उस कोर्स में ये नहीं है, तो एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार चश्मा साफ कर लूं, नहीं तो फिर उतार के रख दूं परमानेंटली। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाऊंगा, ऐसी जो लगता है कि आती हैं पर नहीं आती। हार्ट डिजीज का स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे। तो हार्ट डिजीज मतलब क्या, आपको ही पता है। हार्ट डिजीज मतलब हार्ट अटैक मतलब पेशेंट चेस्ट पेन लेके आता है, उसके ईसीजी में चेंजेस होते हैं, अपन उसको या तो थ्रोम्बोलाइज करते हैं, नहीं तो कैथ लैब में भेजते हैं, नहीं तो जो भी करना है करते हैं। सबको आता है, देखते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो हार्ट डिजीज में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इश्चीमिया। हम हार्ट डिजीज में आज वॉल्वुलर की या दूसरी बातें नहीं कर रहे, हम सिर्फ सीएडी से रिलेटेड बात करेंगे, इश्चीमिक हार्ट डिजीज की बात करेंगे, आईएचडी या सीएडी की। तो इश्चीमिया का मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज इश्चीमिया? कोई एक शब्द में या 2-3 शब्दों में मुझे चैट बॉक्स में लिख के देगा कि इश्चीमिया क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज इश्चीमिया? लो ब्लड सप्लाई, वेरी गुड। गुड 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 गुड। चलो हटाओ, समझ गया। लो ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यही फंडे साफ करने आज। तो इश्चीमिया का मतलब, जैसा सभी कह रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, उसके कारण ब्लड सप्लाई कम हो गई है, इसके कारण पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, राइट? तो इश्चीमिया मींस इफ समबडी हैज, एक मिनट हटाओगे? शुभम तिवारी वुड लाइक टू कंट्रोल योर कैमरा। व्हाई एवरीवन लाइक्स टू वांट्स टू कंट्रोल माय कैमरा टुडे? हाँ, ठीक है। तो इश्चीमिया मींस, एक सामान्य डेफिनेशन है कि इफ समबडी हैज कोरोनरी आर्टरी डिजीज ही हैज इश्चीमिया। अच्छा, तो मुझे यस और नो में जवाब लिख के देना कि कैन वी हैव इश्चीमिया विदाउट सीएडी? बताओ जरा। अभी तो हम बात कर रहे थे कि लो ब्लड सप्लाई होने पे इश्चीमिया होता है, अब सब कह रहे हैं कि बिना सीएडी के भी इश्चीमिया हो सकता है। परफ्यूजन लो, ओके, देखते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, ट्रॉमा का पेशेंट है, यंग पेशेंट है, 25-30 साल का, ट्रॉमा लेके आया आपके पास, उसको ब्लीडिंग हो रही है, शॉक में है पेशेंट, उसका बीपी 1 घंटे तक 70 से कम चल रहा है, उसको इश्चीमिया होगा कि नहीं होगा? सोचो जरा। होगा, होना चाहिए, होना तो चाहिए। ईसीजी में चेंजेस आएंगे, पर सीएडी तो नहीं है। अच्छा, और समझते हैं। अगर मान लो किसी पेशेंट को कोविड है, फिर से आ गया है, अगर किसी को कोविड है, हाइपॉक्सिया है बहुत सारा, उसका सैचुरेशन 70 से कम चल रहा है घंटे भर तक, क्या उसको इश्चीमिया होगा? मैं कोरोनरी की बात कर रहा हूं, आज अपन हार्ट की बात करें, पर वो लिम्ब इश्चीमिया और गट इश्चीमिया की बात नहीं करेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को खूब सारा हाइपॉक्सिया है, तो क्या उसको इश्चीमिया होगा कि नहीं होगा? होना तो चाहिए। और मान लीजिए किसी पेशेंट को एलवीएच है लेकिन सीएडी नहीं है, और उस एलवीएच के पेशेंट को टेकिकार्डिया हो गया, 200 से ऊपर का हार्ट रेट चला गया, तो क्या इश्चीमिया होगा कि नहीं होगा? तीनों सवालों के उत्तर हाँ में ना में है। एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि तीनों सवालों के उत्तर यस 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 हैं कि यस नो यस हैं कि नो 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 है? ऑल यस, राइट? तो जरूरी नहीं है कि इश्चीमिया के लिए किसी को सीएडी हो ही।
इन तीनों केसेस में इस्चीमिया है लेकिन सीएडी नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इस्चीमिया? इस्चीमिया इज एन इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। मतलब कि जितना मिल रहा है और जितना चाहिए उसमें जो गैप है वो इस्चीमिया है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं रोज शाम को घर जाता हूं, घर जाके खाना खाता हूं, मेरी 4 रोटी की भूख है, मुझे 4 रोटी मिल जाती है, मेरा पेट भर जाता है, मैं संतुष्ट रहता हूं। अब अगर मान लीजिए कि मैं बहुत मेहनत करके दौड़ लगा के घर गया, मुझे बहुत सारी भूख लग रही है, मैं कह रहा हूं मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाना दो, और मुझे मेरी 4 रोटी मिल रही है, तो अब भूख तो मुझे ज्यादा है लेकिन रोटी कम नहीं है, घर में जितनी हमेशा खाता हूं उतनी मिल रही है। तो टेक्निकली मुझे इस्चीमिया हो गया, जितनी मेरी डिमांड थी उतनी मुझे सप्लाई नहीं मिल रही। ठीक है, रुकू। तो जितनी मेरी डिमांड है उतनी मुझे सप्लाई नहीं मिल रही, मुझे इस्चीमिया हो रहा है। उल्टा समझते कि मैं नॉर्मल चल फिर के आया, मुझे बहुत भूख लग रही है जितनी लगती है, लेकिन घर में रोटी कम बनी है, आटा खत्म हो गया था, गैस खत्म हो गई थी, रोटी केवल 3 ही है घर में, तो क्या मुझे इस्चीमिया होगा? होगा। तो बोथ वेज पेशेंट को इस्चीमिया होगा, चाहे उसकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई नॉर्मल हो, या उसकी सप्लाई कम हो और डिमांड नॉर्मल हो। बोथ वेज द पेशेंट विल हैव इस्चीमिया। ऐसा भी हो सकता है कि रोटियां 3.5 बनी थी, जो कि नॉर्मली काम चल जाता, लेकिन आदमी थका हुआ आया था और रोटियां थोड़ी सी कम थी, उस केस में भी ये सप्लाई डिमांड का मिसमैच हो जाता है। तो इस्चीमिया इज नॉट लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, इस्चीमिया इज नॉट लैक ऑफ परफ्यूजन, इस्चीमिया इज नॉट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इस्चीमिया इज ओनली रिलेटिवली लो सप्लाई एज कंपेयर्ड टू द डिमांड। जितनी मुझे भूख है उतना मुझे खाना नहीं मिले तो इस्चीमिया है। अगर मुझे भूख, आज मैं दौड़ के आया, मुझे 8 रोटी की भूख है और मुझे 6 भी मिल रही है, तो वो इस्चीमिया है, जबकि नॉर्मली मैं 4 ही खाता था। तो यही प्रिंसिपल हम डायग्नोज करने में भी यूज करेंगे और ट्रीट करने में भी यूज करेंगे। तो इस्चीमिया इज नॉट लैक ऑफ परफ्यूजन, इस्चीमिया इज नॉट लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्चीमिया इज अ मिसमैच बिटवीन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और परफ्यूजन and the supply of oxygen or blood. So far so good. तो हार्ट की डिमांड कैसे तय होती है और हार्ट की सप्लाई कैसे तय होती है? बहुत आसान सा चार्ट है, हमने कई बार कई तरीकों से देखा है इसको। कि मान लीजिए हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, कॉमन तरीके क्या हैं? कि कोरोनरी में ब्लड फ्लो कम हो गया। एक तो जो कॉमनेस्ट तरीका है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ और वेसल का कैलिबर सिकुड़ गया, डिक्रीज सप्लाई, इस्चीमिया। ऐसा भी हो सकता है कि खूब टैकीकार्डिया हुआ। टैकीकार्डिया में एक बात हमेशा याद रखना कि अपन नॉर्मली कहते हैं कि 72 का हार्ट रेट होता है। 72 का जब हार्ट रेट होता है तो एक जो कार्डियक साइकिल है वो करीब करीब 0.8 सेकंड की बनती है। 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल में 0.3 होता है सिस्टोल का और 0.5 होता है डायस्टोल का। अब जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ता है, सिस्टोल का टाइम एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं हो सकता, जितना कटौती होती है वो सब डायस्टोलिक टाइम में से होती है। तो जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ता है, सिस्टोल 0.3 सेकंड का, डायस्टोल 0.5 से घट के 0.4, 0.4 से घट के 0.3, 0.3 से घट के 0.2। लेकिन कोरोनरी हमारी ऐसी है कि वो फिल ही डायस्टोल में होती है। तो यदि किसी को टैकीकार्डिया, इसीलिए तो हम परेशान होते हैं, हमारा पेशेंट ओटी में है, उसको 150 का हार्ट रेट हो जाए, हमको टेंशन होती है क्यों बढ़ रहा है, क्या करें, कैसे कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट बढ़ने से कुछ नहीं है, हार्ट रेट बढ़ने से उसको इस्चीमिया होगा। ठीक है? या कि आईसीयू का कोई पेशेंट है, टैकीकार्डिया में है, मान लीजिए उसको सिंपल साइनस टैकीकार्डिया है, 150 के आसपास रेट चल रहा है, तो भी हम परेशान होते हैं, उसको ट्रीट करना चाहते हैं। क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा तो डायस्टोलिक फिलिंग टाइम घटेगा और इस्चीमिया होगा। सेम इज परफ्यूजन प्रेशर, मतलब परफ्यूजन प्रेशर अक्रॉस द कोरोनरी विदाउट इवन अ नैरोइंग। अगर किसी भी कारण से ऊपर से पेशेंट शॉक में है, हार्ट का ही टोटल ब्लड प्रेशर ही मान लीजिए 70/40 है, तो कोरोनरी का परफ्यूजन प्रेशर तो अपने आप ही कम हो गया। और जो एक मैंने आखिरी एग्जांपल दिया था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर
हाइपरट्रॉफी का पेशेंट है, मान लीजिए इस तरह के किसी पेशेंट में एक जनरलाइज्ड इस्चीमिया वैसे ही चल रहा होता है, स्पेशली सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया उसको चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेंट्रिकल खा पी के मोटा हो गया है, लेकिन कोरोनरी ब्लड सप्लाई उतनी की उतनी है, तो एक सिंपल सा उसको एक सटल सा इस्चीमिया बना ही रहता है। तो इस्चीमिया कैन अकर विद बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड कैसे बढ़ेगी? जैसे किसी का हार्ट रेट बढ़ा है, उसकी डिमांड बढ़ गई, किसी की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई, किसी पेशेंट को हम आइनोट्रोप लगाते हैं ना, तो उससे इस्चीमिया भी बढ़ता है। तो आइनोट्रोप इज ए डबल एजेड स्वॉर्ड। आपने किसी को एड्री लगाया, नॉरेड लगाया, डोपा लगाया, आपने उसका बीपी बढ़ा दिया, कोरोनरी परफ्यूजन बढ़ा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम आपने उसकी डिमांड भी बढ़ा दी। वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन बढ़ने से सेम रीजंस, प्रीलोड बढ़ने से किसी के हार्ट को आपने ओवरफिल कर दिया, इस्चीमिया बढ़ेगा। किसी का आपने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, आपने उसको अयोर्टिक स्टेनोसिस कर दिया या डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कर दिया, तो भी उसको इस्चीमिया होगा। ये पूरा तंत्र इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमें हमेशा से यही लगता है कि नहीं साहब कोरोनरी ब्लॉक्ड है तो इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया होने के लिए ये सारे कारण काम करते हैं, और कैसे काम करते हैं? मिलजुल के काम करते हैं कि कोरोनरी तो थोड़ी सी ब्लॉक्ड है, लेकिन साथ में रेट बढ़ गया तो इस्चीमिया हो गया। अपन सुनते ना कि लोग वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे, पहाड़ चढ़ रहे थे, लौटते लौटते चेस्ट पेन हुआ और नहीं बचे। क्यों भैया? घर में तो पूरे ठीक थे। क्यों? जैसे ही आपने ओवर एक्सर्ट किया, आपके हार्ट पर लोड पड़ा, हार्ट रेट बढ़ा, डिमांड बढ़ी, सप्लाई थोड़ी सी ही कम थी, लेकिन जब डिमांड बढ़ी तो वो सप्लाई बहुत कम पड़ गई, एमआई हुआ और रिस्पॉन्स आया। तो ये हिस्सा इसलिए समझाना जरूरी था। 1 मिनट के लिए वेट लेंगे। चलिए स्टार्ट करूं। तो इस्चीमिया, कोरोनरी इस्चीमिया 5 तरह से प्रेजेंट कर सकता है। क्या क्या 5 तरह से? एक तरीका तो होता है कि कोरोनरी इस्चीमिया पहली बार ही होता है और व्यक्ति सीधे प्रभु के धाम पहुंचता है। क्यों? क्योंकि साइलेंट हार्ट डिजीज होती है, उसको पता ही नहीं चलती, और पहला सिम्टम ही VT-VF एंड अरेस्ट होता है। जितने लोग आपने सुने हैं कि रात को सोए थे, सुबह नहीं उठे, या कि टॉयलेट गए थे और अरेस्ट हो गए, ये ज्यादातर वही लोग होते हैं जो साइलेंट हार्ट डिजीज के साथ सीधे VT-VF में लैंड करते हैं। बट देन other than that also ischemia can present in these 4-5 forms. What are these forms? A, the patient can have no pain, या pain on exertion, या pain at rest. ये 5 तरह के इस्चीमिया पॉसिबल है। एक होता है जब पेशेंट की कोरोनरी 50% से कम ब्लॉक्ड हो, उसको कोई पेन नहीं होता, पर मान लीजिए कि किसी एग्जामिनेशन के लिए, किसी सर्टिफिकेट के लिए, किसी मेडिकल टेस्टिंग के लिए, किसी एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप में उसकी एनजीओ या सीटी एनजीओ होती है और पता चलता है कि उसको साहब सीएडी थी, तो दैट इज एसिम्प्टोमेटिक टाइप। तो 50% से कम कोरोनरी में नो पेन। अगर 70% या उससे ज्यादा है तो ऐसे में पेशेंट को पेन ऑन एक्सर्शन होता है। रूटीनली पेन नहीं होता, घर में बैठा है तो ठीक है, लेकिन पैदल चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो सांस भरती है। इसके बाद के जो इस्चीमिया है वो अप्रोक्सीमेटली 90% सीएडी पे आते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि या तो अनस्टेबल एंजाइना या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। और इसकी अगली स्टेज आती है जिसको कि हम स्टेमी कहते हैं, कि जब कोरोनरी एकदम कट ऑफ हो जाती है और 100% ब्लॉक हो जाती है। तो इनके सबके नाम क्या क्या हुए? बिना पेन का हुआ एसिम्प्टोमेटिक इस्चीमिया, 70% से ज्यादा हुआ स्टेबल एंजाइना, और 90% पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो अनस्टेबल एंजाइना हो या एनस्टेमी हो। दोनों में फर्क कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। और यदि कोरोनरी टोटली कट ऑफ है तो हम कहेंगे कि पेशेंट को एनस्टेमी है। एसिम्प्टोमेटिक, स्टेबल, अनस्टेबल, एनस्टेमी और स्टेमी। अब थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं, वैसे आपको ऑलरेडी आती है सारी, पर एक बार बात करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? हमने जितना भी समोसा, कचौरी, दाल बाफला जो भी खाया, वो सारा जाके हमारी कोरोनरी में फैट की लेयर बनाना शुरू करता है, और ये हमारी कोरोनरी का ल्यूमेन है, इसके अंदर फैट की लेयर्स जमना शुरू होती है। इसको हम कॉमनली एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे करके कोरोनरी के ल्यूमेन को ऑक्लूड करता रहता है। जब तक ये 50% या उससे कम रहता है तब तक तो पता भी नहीं चलता। जब ये 70 या उससे ऊपर होता है तो हमारे मरीज को मेहनत करने पे सीना दुखता है या सांस भरती है, और हमारा पेशेंट समझदार होता है। वो क्या करता है, वो डिमांड कम कर लेता है। सप्लाई कम हो रही है लेकिन वो सप्लाई के हिसाब से अपनी डिमांड घटा लेता है। वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है, वो सीढ़ियां आराम से चढ़ता है, वो दौड़ भाग के काम बंद कर देता है, क्योंकि अंदर के अंदर उसको भी पता है कि उसके अंदर कुछ पक रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी एक्टिविटी रिड्यूस करता जाता है और कोरोनरी का प्लाक अंदर बढ़ता जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लाक है इसकी छत एक दिन फट जाती है, और जैसे ही फटती है तो उसके अंदर का जो फैट है वो निकल के बाहर आता है। वो फैट निकल के बाहर आता है और सारी प्लेटलेट समझती हैं कि कुछ बवाल मच गया है। वो सारी प्लेटलेट जाके उसको इंजरी समझ के दबाने की कोशिश करती हैं। तो अभी तक जो ल्यूमेन 50, 60, 70% ब्लॉक्ड था, जब पेशेंट या तो एसिम्टोमेटिक था या स्टेबल एंजाइना का था कि वो अपनी एक्टिविटी रिड्यूस करके चल रहा था, जैसे ही ये फटा और इस पे प्लेटलेट आई तो वो सारी प्लेटलेट गुत्थम गुत्था होकर उसके ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ जाती है। लेकिन उस बैठने के कारण वो तो बेचारी समझ रही कि हमने एक इंजरी को प्रिवेंट कर दिया है, हमने एक इंजरी को क्लॉट बना दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो ल्यूमेन 70% ब्लॉक्ड था वो अब 90% ब्लॉक्ड है। अब ऐसी स्थिति में दो स्थितियां बन सकती हैं। पेशेंट सिम्टोमेटिक तो हो ही जाएगा, या तो मायोकार्डियल डैमेज शुरू हो जाए, अगर होता है तो हम उसे एनेस्टेमी कहेंगे, या एक रिवर्सिबल कंडीशन रहे कि जब पेशेंट को एट रेस्ट पेन हो रहा है लेकिन मायोकार्डियल नेक्रोसिस अभी भी शुरू नहीं हुआ है, हार्ट की मसल को डैमेज शुरू नहीं हुआ है, तब हम उसको अनस्टेबल एंजाइना कहेंगे। और अगर डैमेज होना शुरू हो गया है तो हम उसे एनेस्टेमी कहेंगे। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इन्हीं 4 स्टेजेस से गुजरे। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेबल एंजाइना था, एक दिन प्लाक रप्चर हुआ और वेसल 90% बंद होने की बजाय 100% बंद हो गई। अब ऐसे व्यक्ति को सडनली उतने एरिया में कोरोनरी की सप्लाई बंद हो गई है। अब क्या होगा कि नीचे ब्लड जा ही नहीं रहा है, उतनी मसल मरना शुरू हो गई है, ईसीजी में एसटी एलिवेशन हो गया है और उसके बायोमार्कर्स बढ़ गए हैं, मसल डैमेज हो चुकी है। देन वी विल कॉल इट एज स्टेबी। तो ये स्टेजेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि व्यक्ति इन्हीं स्टेजेस से गुजरे। हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक इस्चीमिया से सीधा स्टेमी में लैंड करे, हो सकता है स्टेबल एंजाइना से अनस्टेबल और एनेस्टेमी की तरफ जाए। ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस ऐसी की ऐसी फॉलो हो, पर हमको उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द हमको सुने हुए बहुत होते हैं पर उनको डिफाइन नहीं कर पाते। और मजेदार बात, ये जो शुरू के 3 हैं, एसिम्प्टोमेटिक, स्टेबल और अनस्टेबल, ये डिमांड इस्चीमिया है कि सप्लाई थोड़ी सी कम हुई है, पर ये हमेशा प्रेसिपिटेट हो रहे हैं पेशेंट की डिमांड बढ़ने से। उसने एक्सर्ट किया, वो पहाड़ चढ़ा, वो तेज चला, वो दौड़ लगाया, वो सीढ़ी चढ़ा, उसको एंजाइना हुआ। ये डिमांड इस्चीमिया है। लेकिन स्टेमी जो है वहां डिमांड चाहे बढ़े चाहे घटे चाहे उतनी ही रहे, पेशेंट को इस्चीमिया हो गया, वो सप्लाई इस्चीमिया है। और दोनों में फर्क होता है। डिमांड इस्चीमिया में याद रखना, कोई बताएगा नहीं, डिमांड इस्चीमिया में हमेशा एसटी डिप्रेस होते हैं और सप्लाई इस्चीमिया में एसटी हमेशा ऊपर जाते हैं। आप ओटी में केस करा रहे हो, आपको पेशेंट के एसटी डिप होते लग रहे हैं, यकीन मानो उसको कहीं ना कहीं इस्चीमिया हो रहा है। उसका कॉज भी 2-4 ही हो सकते हैं, उसका या तो बीपी कम है, या वो हाइपोवॉलीमिक है, या बहुत टेकिकार्डिक है। आप इन तीनों चारों चीजों को ट्रीट करोगे, आपके पेशेंट का एसटी सेटल हो जाएगा। सप्लाई इस्चीमिया इज व्हेन द कोरोनरी इज काइंड ऑफ कट ऑफ एंड द एसटी इज एलिवेटेड। ठीक, और आगे चलते हैं। इन्हीं 5 को अपन इन्वेस्टिगेशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इस्चीमिया में ईसीजी में कोई चेंज ही नहीं होगा, 50% से कम ब्लॉक्ड है कोरोनरी, पेशेंट विल बी काइंड ऑफ स्टेबल। स्टेबल एंजाइना में भी ईसीजी में कोई चेंज नहीं होंगे। अभी हम बड़ी दूसरी गड़बड़ करते हैं। हमारे पास ओटी में पेशेंट आया पीएसी के लिए, ईसीजी नॉर्मल, इको नॉर्मल। शाम को मेरा पीजी बताता है कि सर इसका ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है। मैं उससे पूछता हूं कि डज इट मीन कि ही हैज नो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंड ही सेज यस, बिकॉज वी बिलीव कि यदि ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, तो उसको सीएडी तो है ही नहीं।
नहीं भैया, स्टेबल एंजाइना वाले को सीएडी है, लेकिन वो सिर्फ एक्सर्शन पे मैनिफेस्ट होती है, रेस्ट पे नहीं रहती। हाँ, व्यक्ति को खूब सारा चेस्ट पेन हो रहा हो तब आप उसकी ईसीजी करो और तब नॉर्मल आए तो मैं सोचूं, पर स्टेबल एंजाइना वाले की ईसीजी नॉर्मल रहेगी। तो आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं ओपीडी में आते हैं, हमने कई बार ईसीजी करा के देखा नॉर्मल आया, लेकिन चलते हैं तो सीने में दर्द होता है। तो जब सीने में दर्द हो रहा होता है तब वो ईसीजी नहीं करवाते हैं, जब ठीक हो गया होता है तब वो जाके ईसीजी करवाते हैं और वो नॉर्मल आता है। ऐसे ही व्यक्ति का इको भी हमेशा नॉर्मल आएगा। इको तो और फर्जी है इस मामले में, इको में तो तब चेंज आएगा जब या तो उसको एमआई हो चुका हो या इतना सीवियर इस्चीमिया हो कि कुछ हिस्सा चल नहीं पा रहा हो। अदरवाइज इको तो सीएडी में, छोटे मोटे एमआई में नॉर्मल ही मिलेगा आपको। तो स्टेबल एंजाइना का ईसीजी रेस्ट पे नॉर्मल रहेगा। इसको आपको डायग्नोस करना है तो आपको उसको टीएमटी की टेबल पे दौड़ाना पड़ेगा। अगली स्टेप में अनस्टेबल एंजाइना में उसको ईसीजी चेंजेस रेस्ट पर भी होते हैं, उसको पेन भी रेस्ट पर भी हो रहा है, पर ये ईसीजी चेंजेस स्टेमी वाले नहीं है। ये ईसीजी चेंजेस या तो एसटी डिप्रेशन है या टी इन्वर्जन है। ये डिमांड इस्चीमिया है अनस्टेबल एंजाइना का, मतलब जितनी भी सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड हो रही है, लेकिन ये रेस्ट पे भी है। तो इसको टीएमटी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सामने ही आपको ईसीजी में दिख जाएगा। एनेस्टेमी वाले को भी रेस्ट पे ईसीजी चेंजेस होंगे, बिल्कुल अनस्टेबल एंजाइना जैसे। एसटी एलिवेटेड नहीं होगा, डिप्रेस्ड होगा, टी इन्वर्टेड होगी। और स्टेमी वाले को तो क्लासिक ईसीजी चेंजेस मिलेंगे रेस्ट पे, एसटी एलिवेशन वाले। ठीक, तो इन दो को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों में रेस्ट पे कोई ईसीजी नहीं होगा, इनमें से किसी को आपको देखना है तो इनकी आपको, इसकी तो आपको टीएमटी करानी पड़ेगी, और ये भी हो सकता है टीएमटी में हायर स्टेजेस पे पकड़ में आए, नहीं तो ये केवल एंजियोग्राफी में पकड़ में आएगा। ये वाला जो व्यक्ति है इसको भी रेस्ट पे ईसीजी चेंज है, इसको भी रेस्ट पे ईसीजी चेंज है, इसको भी रेस्ट पे ईसीजी चेंज है। इसको और इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सिर्फ एक चीज से, अनस्टेबल एंजाइना और एनेस्टेमी ईसीजी में एग्जैक्टली एक से दिखते हैं। फर्क किस में दिखेगा? अनस्टेबल एंजाइना के एंजाइम्स नॉर्मल होंगे, ट्रोपाई ठीक होगा, एनेस्टेमी के एंजाइम्स थोड़े से बढ़े हुए होंगे। तो अनस्टेबल एंजाइना और एनेस्टेमी में कैसे फर्क करेंगे? बायोमार्कर्स से। ईसीजी दोनों का सेम होगा। एनेस्टेमी और स्टेमी में कैसे फर्क करेंगे? ईसीजी चेंजेस से। इसमें एसटी एलिवेटेड होगा, इसमें एसटी डिप्रेस्ड होगा। बायोमार्कर्स दोनों में बढ़े हुए होंगे। फिर से, अनस्टेबल एंजाइना ईसीजी चेंजेस एट रेस्ट बट बायोमार्कर्स नॉट बढ़े हुए। एनस्टेमी ईसीजी चेंजेस एट रेस्ट पर बायोमार्कर थोड़े से बढ़े हुए। स्टेमी ईसीजी चेंजेस एट रेस्ट और बायोमार्कर्स क्लासिकली बढ़े हुए। इनमें फर्क तो बता ही दिया, ईसीजी चेंजेस रेस्ट पे नहीं होंगे, बायोमार्कर सवाल ही नहीं उठता, टीएमटी कराओगे तो ईसीजी में चेंज मिलेगा। समझ में आया? तो इन तीनों में बायोमार्कर नॉर्मल, इसमें थोड़े से बढ़े हुए और इसमें खासे बढ़े हुए। ठीक है, दूसरी बात, तो इस्चीमिया यहां तक समझ में आया और इन पांचों का फर्क समझ में आया। आया हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, आया तो मुझे भी पता रहेगा कि सब जाग रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आया आया, सबको आया। तो हम लोग हमेशा मान के चलते हैं, हम सबसे ज्यादा डरते हैं चेस्ट पेन से, और हम मान के चलते हैं कि जितने चेस्ट पेन के मरीज आए हैं सबको सीएडी है और सीएडी ही है। लेकिन मैं अभी डेटा देख ही रहा था, जितने पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करते हैं, इमरजेंसी में हॉस्पिटल आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इमरजेंसी किसकी होती है? किसी को आइडिया है? इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट आता है, रात को 2 बजे अगर कोई पेशेंट आया है, तो सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है और सेकंड कॉमन क्या सिम्टम होता है? पहले सबसे कॉमन बताओ, सबसे कॉमन सिम्टम क्या लेके आता है इंसान इमरजेंसी में? रूटीन ओपीडी की बात नहीं कर रहा। रात को 2 बजे अगर कोई पेशेंट लेके आया है अस्पताल में,
तो उसको क्या सिम्टम होगा, चैट बॉक्स में लिखो। सबसे कॉमन इंसोम्निया वाला पेशेंट अस्पताल नहीं आता कि मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे ही मजे ले रहे हो। चलो, बहुत सारे लोगों ने चेस्ट पेन लिखा है, बहुत सारे लोगों ने एपिगेस्ट्रिक पेन लिखा है। बताता हूं, मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट ब्रिंग्स अ पेशेंट टू इमरजेंसी, नॉट रूटीन ओपीडी और हॉस्पिटल, इज पेन इन एब्डोमेन। सेकेंड मोस्ट कॉमन इज चेस्ट पेन। पर आज ही कहीं सुन रहा था कि अगर 10 मिलियन लोग चेस्ट पेन लेके आते हैं तो उनमें से 1 या 1.5 मिलियन लोग, मतलब उसमें से खाली 10 से 20% को वाकई सीएडी होती है, वाकई एक्यूट कोरोनरी होता है। बाकी के 80% नहीं होते। उनमें से कुछ बहुत मिनिमम अमाउंट के जो चेस्ट पेन लेके आते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लेके आते हैं, मैंने पढ़ाया है कुछ दिनों पहले भी कहीं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत लिमिटेड परसेंटेज है जो चेस्ट पेन लेके आए हैं और उनको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है लेकिन कोरोनरी सिंड्रोम नहीं है। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है, थोरैसिक एओर्टिक डिसेक्शन हो रखा है, या कि कोई एन्यूरिज्म रप्चर जैसा कुछ हो रखा है, ईसोफेजियल रप्चर हो रखा है, पर ये बहुत लिमिटेड जनता है। पर सबसे ज्यादा डर हमको उन्हीं 10% पेशेंट का लगता है जो चेस्ट पेन लेके तो आए हैं पर उन्हें सीएडी तो नहीं है। लेकिन 80 to 90% patients who have chest pain do not have CAD. CAD का चेस्ट पेन कैसे होता है हमने डिस्कस किया है, पढ़ा है, कई बार पढ़ाया है मैंने, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि इस्चेमिक चेस्ट पेन यूजुअली सेंटर में होता है, साइड में नहीं होता। जैसे अपन नॉर्मल लोग समझते हैं कि लेफ्ट हैंड में अगर लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो, जैसे फिल्मों में एक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड का हार्ट पकड़ते हैं। इस्चेमिक चेस्ट पेन हमेशा सेंटर में होता है, शार्प नहीं होता, एक्यूट नहीं होता, पेशेंट पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता, डल एकिंग टाइप होता है, ऐसा लगता है जैसे छाती पे कोई हाथी बैठा है। अक्सर बाईं तरफ रेडिएट हो रहा होता है या फिर बैक में, आर्म में, शोल्डर में, इवन जॉ में भी होता है। एक कहानी मैंने सुनी है कि एक व्यक्ति दांत का दर्द लेके कई डॉक्टरों के पास घूमता रहा और बाद में उसको लेफ्ट मेन आर्टरी डिजीज निकली। और इसके अलावा जब चेस्ट पेन होता है कार्डियक वाला तो पेशेंट को अक्सर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के साइंस मिलते हैं, जिसे नौशिया हो सकता है, कोल्ड स्वेटिंग हो सकती है। बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं कार्डियक चेस्ट पेन के साथ। लेकिन फिर भी अपन पढ़े लिखों वाली बातें कर रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे डायमंड क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट पेन। बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, इससे मजेदार कोई चीज ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन सबस्टर्नल है, याद रखना लेफ्ट साइड नहीं, सबस्टर्नल, ठीक बीच में छाती के चेस्ट पेन हो रहा है और ये चेस्ट पेन एक्सर्शन से बढ़ रहा है या नाइट्रोग्लिसरिन से कम हो रहा है, तो ये चेस्ट पेन कार्डियक होगा। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम इसे कहेंगे ये क्लासिकल एंजाइना है। हमने ये शब्द बहुत बार सुने, एटिपिकल चेस्ट पेन, क्लासिकल एंजाइना या कि नॉन एंजाइनल चेस्ट पेन, पर मतलब हमेशा कंफ्यूज रहे। अगर किसी में तीनों चीजें हैं, सबस्टर्नल चेस्ट पेन एक्सर्शन से बढ़ता और एनटीजी से कम होता, एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरिन सॉर्बिटेट, वॉट एवर यू कॉल इट। वाओ, आकाश तू मोबाइल पे है, एक बार म्यूट अनम्यूट कर सकता है, होस्ट है ना तू साथ में? हाँ, ऑडियो ऑन है मेरा, मतलब आवाज जा रही है? आवाज आ रही है ना? मित्रों यहाँ पे लाइट गई है बारिश के कारण, अपन 2 मिनट बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो जा रहा है कि नहीं, कि केवल स्लाइड जा रही है ना? मेरी शक्ल नहीं दिखेगी ना, मेरी शक्ल थोड़ी दिखानी। चलो चलने दो, लाइट आएगी तो फिर देखेंगे, चलने दो। हाँ, तो डायमंड क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट पेन ये है। आवाज तो सबको आ रही है ना? हाँ मुझे भी आ रही है, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, पढ़ाएंगे। तो डायमंड क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट पेन कहता है कि यदि किसी को ये तीनों चीजें एक साथ हैं तो उसको क्लासिकल एंजाइना है। अगर इन तीन में से कोई 2 हैं तो वो एटिपिकल चेस्ट पेन है। 2 मतलब ऑब्वियसली एक चेस्ट पेन तो होना ही चाहिए। अब वो चेस्ट पेन अगर एक्सर्शन से नहीं बढ़ रहा है लेकिन नाइट्रोग्लिसरिन से रिलीव हो रहा है, मैं रुकूं, हो गया? तो अगर ये चेस्ट पेन
सबस्टर्नल है, एक्सर्शन से बढ़ रहा है और एनटीजी से कम हो रहा है, तो ये क्लासिकल एंजाइना है। अगर इनमें से कोई दो चीजें हैं तो एटिपिकल चेस्ट पेन है, और अगर इनमें से कोई एक ही चीज है तो वो नॉन एंजाइनल चेस्ट पेन है। तो डायमंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से यदि किसी पेशेंट को ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको सीएडी होगी। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अगर ओपीडी में, आईसीयू में कोई पेशेंट आया है तो हम उसको इस तरह से असेस कर सकते हैं। हमारे साथ भी कई बार होता है, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हो आप, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपने ओटी के बाद पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, अब वो कह रहा है कि साहब सीने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। अब हो सकता है कि वो CO2 के कारण हो रहा हो सकता है कि वो जो पोर्ट का पेन है वो हो रहा हो, लेकिन हो सकता है कि सीएडी हो। अक्सर हम उसको थोड़ी सी सॉर्बिट्रेट या थोड़ा सा एनटीजी चालू करके देखते हैं, और अगर उसको रिस्पॉन्स आता है तो हम वरीड होते हैं कि ये प्रोबेबली कोरोनरी का है। तो पर्सन हु हैज चेस्ट पेन विद डायमंड 2 और 3 लेवल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सीएडी। ठीक है साहब, तो सीएडी डायग्नोज करनी है तो एक तो टिपिकल काइंड ऑफ पेन होना चाहिए, दूसरा उसमें डायमंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसमें या तो एक्सर्शन पे बढ़ना चाहिए या एनटीजी से कम होना चाहिए। अब थोड़े से रिस्क फैक्टर भी जोड़ के देखते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? रिस्क फैक्टर मतलब कि किसी मरीज को चेस्ट पेन तो हो रहा है, पर साथ में यदि ये भी चीजें हैं तो चांस ज्यादा है कि उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी। जैसे अपन अपनी कर्मा थ्योरी में कहते हैं ना कि दो तरह की चीजें होती है, एक होता है आपका प्रारब्ध और एक होता है आपका कर्म, क्रियामान कर्म। मतलब थोड़ा सा अपन डाइवर्ट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, बट फिर भी अपन ऐसा मानते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं जीवन में, जिनको आप चेंज कर सकते हो, अपने स्वभाव को बदल सकते हो, अपने उठने बैठने के टाइम को बदल सकते हो। कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते, जैसे आप अपने माँ बाप नहीं बदल सकते या अपने बच्चे नहीं बदल सकते। उसी तरह से रिस्क फैक्टर भी दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, कि अगर आपके यहाँ परिवार में सबको रहा है कोरोनरी डिजीज तो आपको होने का रिस्क ज्यादा है, यू कैन नॉट हेल्प इट। यू कैन मे बी रिड्यूस द चांसेस, बट जो आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो है। सिमिलरली अगर आप का जेंडर या आपकी एज, यानी यदि आप 45 से ऊपर के मेल हैं या 50 से ऊपर के फीमेल हैं तो भी चांस है कि आपको सीएडी हो सकती है। एंड अगेन दिस इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल में क्या चीजें आती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ओबेसिटी हुई, डायबिटीज हुई, स्मोकिंग हुई, हाइपरटेंशन हुआ, दीज थिंग्स कैन बी मॉडिफाइड। तो अगर हमारा पेशेंट चेस्ट पेन लेके आया है, डायमंड में 1 या 2 आ रहा है, लेकिन साथ में 2-3 रिस्क फैक्टर्स भी हैं, मतलब कोई 50 साल का आदमी है जो स्मोकर है और मोटा है और वो चेस्ट पेन लेके आया है और वो चेस्ट पेन एक्सर्शन पे बढ़ता है, तो ज्यादा चांस है कि उसको सीएडी होगी। 28 साल का लड़का आया है जो नॉन स्मोकर है, फुटबॉलर है और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो कम चांस है कि उसको सीएडी होगी। हिस्ट्री से हम गेस कर सकते हैं पर 100% रूल आउट नहीं कर सकते। तो चेस्ट पेन विद डायमंड 2 और 3 एंड associated risk factors have a high probability of CAD। यहां तक भी हमको समझ में आया। अब हमारे पास सस्पेक्टेड चेस्ट पेन का पेशेंट आया है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। 2 लाइन की बात बताऊंगा खाली काम की, कि ऐसे व्यक्ति को चेस्ट पेन के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं वो देखना जरूरी है। अगर उसको साथ में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के सिम्टम्स हैं, जैसे उसको नौशिया हो रहा है या वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, या उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, या प्री सिनकपी हो रहा है, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो देन देयर आर हाई चांसेस दैट दिस पर्सन माइट हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सिमिलरली यदि उसका पेन नॉन प्लूराइटिक है, नॉन प्लूराइटिक मतलब क्या होता है? नॉन प्लूराइटिक मतलब शार्प एक्यूट पिन पॉइंट पेन नहीं है, रेस्पिरेशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है। रेस्पिरेशन के साथ वेरी करने को कहते हैं हम रेस्पायरोफेजिक। कुछ पेन्स होते हैं जो सांस लेने और छोड़ने के साथ बढ़ते घटते हैं। तो अगर उसका पेन प्लूराइटिक टाइप का नहीं है, रेस्पायरोफेजिक नहीं है, अगर उसको दबाने पे दर्द नहीं हो रहा है,
केवल चेस्ट पेन है, तो ऐसे व्यक्ति को कोरोनरी एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर अगर पेशेंट का चेस्ट पेन पोजीशन बदलने से चेंज नहीं हो रहा है तो अगेन उसको कोरोनरी होने की संभावना कम है। फिर से अगर उसको साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो सीएडी होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर उसका चेस्ट पेन नॉन प्लूराइटिक है तो वो सीएडी होगा, अगर प्लूराइटिक टाइप का चेस्ट पेन है तो सीएडी नहीं होगा। अगर उसको टेंडरनेस है तो सीएडी के चांसेस कम है, टेंडरनेस नहीं है तो सीएडी के चांसेस ज्यादा हैं। अगर उसका पेन पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है तो सीएडी होने के चांस कम है, अगर पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो सीएडी होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, चैट बॉक्स के लिए एक सवाल पूछते हैं कि एसीएस के पेशेंट में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के पेशेंट में, सीएडी के पेशेंट में, एमआई के पेशेंट में वाइटल्स क्या मिलेंगे? किसी को सीएडी हुई है, कोई एमआई लेके आया है आपके पास, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा या घटा हुआ मिलेगा? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा या घटा हुआ मिलेगा? लिखेंगे? मैं भी देखता हूं चैट बॉक्स में। तो सुनाई तो दे ही रहा सबको। यहाँ घोर अंधेरे में क्लास चल रही है एक लैपटॉप लगा के, पर चलो मजेदार चल रहा है कार्यक्रम। ठीक है, गुड गुड गुड। हाई, इसके हाई में एच ज्यादा है, चलो ठीक है, समझ गया। अब इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास एमआई लेके आया है तो उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ हो सकता है, घटा हुआ हो सकता है और नॉर्मल हो सकता है। तीनों चीजें इक्वली पॉसिबल है। तो यदि आपका पेशेंट एमआई लेके आया हुआ है, ही कैन हैव टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और नॉर्मल हार्ट रेट। सिमिलरली, एनी पेशेंट विद एमआई कैन हैव नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कौन से जगह का एमआई है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उसको साथ में क्या हो रहा है। यदि आरवीएमआई है, उसको शॉक में है पेशेंट, फेलियर में है पेशेंट, तो कोई हार्ट रेट, कोई बीपी ये गारंटी नहीं देता कि पेशेंट को एमआई है कि नहीं है। मतलब आप कहोगे नहीं सर इसका तो हार्ट रेट 80 है, इसका तो बीपी 130/90 है, इसको तो एमआई नहीं है। नहीं, एमआई में वाइटल्स का कोई मतलब नहीं है। एमआई के साथ पेशेंट शॉक में है, हो सकता है कि बीपी कम मिले। एमआई के साथ पेशेंट फेलियर में है, हो सकता है बीपी बढ़ा हुआ मिले, हो सकता है बीपी घटा हुआ मिले। तो कोई फिजिकल एग्जामिनेशन ये गारंटी नहीं देता कि पेशेंट को एमआई हुआ है। ठीक है, सेम इज सैचुरेशन। पेशेंट का सैचुरेशन हो सकता है 95 से कम हो, 94 से ज्यादा हो, 100 हो, 85 हो। अगेन इट इज अनरिलायबल। तो किसी वाइटल को देख के ये मत डायग्नोस करना कि ये सीएडी है या ये सीएडी नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो आज अपन सीएडी का बेसिकली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और डायग्नोसिस देख रहे हैं। ये मैंने एक 1% बेटर में एक सीरीज बनाई थी कार्डियक इलनेस की या कार्डियोलॉजी की, उसका लेक्चर है। तो अब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में चलते हैं कि आपके पास चेस्ट पेन का पेशेंट आया, सिर्फ 2 लाइन की बात करूंगा कि उसके बायोमार्कर्स में हमको क्या देखना है। बायोमार्कर्स आपको सबको पता है कि हम ट्रोपाई करवाते हैं, सीपीकेएमबी कराते हैं, और कब बढ़ते हैं और कब घटते हैं, और नेट पे आपको सब मिल जाएगा कि ये 1 से 6 घंटे में बढ़ता है और 3 दिन में उतरता है। सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा। अगर आपका पेशेंट नया आया है, फर्स्ट टाइम चेस्ट पेन लेके आया है और अभी भर्ती हो रहा है, तो ट्रोपोनिन ज्यादा रिलायबल बायोमार्कर है, क्योंकि वो पहले उठता है, पहले गिरता और ज्यादा समय तक रहता है। लेकिन अगर आपका पेशेंट 5 दिन से अस्पताल में भर्ती है, एमआई के लिए इलाज करवा रहा है, उसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और चौथे दिन वो कहता है मुझे फिर से चेस्ट पेन हो रहा है, तो अब आप नहीं कह सकते कि ट्रोपाई दोबारा करवा लो। ऐसे में सेकेंड टाइम में सीपीकेएमबी इज अ बेटर मार्कर कंपेयर टू ट्रोपाई। तो आपको ट्रोपाई सीपीकेएमबी सब पता है, सिर्फ काम की चीज बता रहा हूं कि फर्स्ट टाइम के लिए ट्रोपाई ज्यादा अच्छा है और रिपीट एमआई के लिए, री इन्फाक्शन के लिए सीपीकेएमबी इज अ
बेटर आइडिया। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात ईसीजी की करके देखते हैं। ऑब्वियसली ये पूरी ईसीजी की क्लास नहीं है, पर फिर भी 2-3 काम के पॉइंट बताऊंगा। तो ईसीजी पूरा इस क्लास में नहीं पढ़ा सकता, पर अभी थोड़े थोड़े इस्चीमिया के ईसीजी चेंजेस के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। जब तक कम से कम लैपटॉप की बैटरी चल रही है और इनके इन्वर्टर चल रहा है, तब तक इतना तो पढ़ ही लें। तो ईसीजी चेंजेस इस्चीमिया में कहां कहां मिलते हैं? इस्चीमिया में हमें हमेशा 12 लीड ईसीजी करना है। यदि आपके आईसीयू के मॉनिटर पे आपको एसटी एलिवेशन या टी इन्वर्जन दिख रहा है, दैट इज नॉट अ गारंटी ऑफ एमआई और इस्चीमिया। दैट कैन बी अ सिंबॉलिक फिनोमिना फॉर योर इस्चीमिया, बट देन जब तक कि आप उसका 12 लीड ईसीजी न करें और उसमें कम से कम 2-3 कंटिग्यूअस लीड्स में न देख लें, तब तक आप कोई बड़ा डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे। तो ईसीजी चेंजेस इस्चीमिया में 2 तरह के हो सकते हैं, या तो टी वेव्स के चेंजेस होते हैं या एसटी के सेगमेंट के चेंजेस होते हैं। टी वेव्स में क्या मिलेगा? हाइपर एक्यूट टॉल टी वेव्स मिल सकती हैं अर्ली एमआई में, या इन्वर्टेड टी वेव्स मिल सकती हैं एंजाइना में या स्टेमी में या लेट स्टेजेस ऑफ एमआई में। मैं लगता है ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि जब तक ये यूपीएस चल रहा है तब तक पढ़ा दूँ। एनीवेज, फिर से बात करते हैं। तो ईसीजी में 2 चीज़ें देखते हैं हम एमआई में या सीएडी में। हम देखते हैं टी वेव्स और हम देखते हैं एसटी सेगमेंट। टी वेव में हमें क्या मिलेगा? या तो टी वेव बहुत टॉल मिलेगी और या फिर इन्वर्टेड मिलेगी। टॉल कब मिलेगी? अर्ली एमआई के चेंजेस में। और इन्वर्टेड कब मिलेगी? या तो लेट एमआई में या एंजाइना में या एनस्टेमी में। टी वेव पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, काम की 2-3 चीजें बताता हूं। टी वेव शुड बी एसिमेट्रिकल। हमें हमेशा लगता है कि सिमेट्री इज ब्यूटीफुल, बट एक्चुअली टी वेव शुड बी एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ? एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ, एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि ये वाला वेव आपको दिख रहा होगा ना, लेजर पॉइंटर, आई होप यू आर सीइंग इट। इस टी वेव को देखिए, हम पहली वाली टी वेव को देखें। इसकी 2 हिस्से हैं, एक पहले वाला हिस्सा और एक बाद वाला हिस्सा। पहले वाला हिस्सा लंबा है, बाद वाला हिस्सा छोटा है। मतलब इसकी दोनों टांगें बराबर की नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। हम हमेशा से मानते हैं कि सिमेट्री इज ब्यूटीफुल, बट टी वेव में सिमेट्री इज मोर प्रॉब्लम। तो अगर टी वेव एसिमेट्रिकल है, मतलब एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है, लंबी चली और झट से उतर गई, तो एसिमेट्रिकल एंड नॉर्मल। पर अगर ये टी वेव सिमेट्रिकल हो जाए, चाहे वो ऊपर सिमेट्रिकल हो जाए चाहे वो नीचे सिमेट्रिकल हो जाए, अगर वो ऐसी पिन पॉइंट टॉल टी वेव है और दोनों पहाड़ की जो टांगे हैं वो बराबर की हैं, दिस इज सिमेट्रिकल टॉल टी वेव। सिमेट्रिकल टॉल टी वेव इज मोर अ साइन ऑफ इस्चीमिया देन asymmetrical. Similarly, symmetrical inverted T wave is more a sign of ischemia than asymmetrical inverted T wave. ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार लिखेंगे, एक बार लिख के बताएं। आया 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 आया, मतलब सुन रहे हैं लोग। चलिए, अच्छी बात है। तो इन्वर्टेड और अपराइट symmetrical T waves are symbolic of ischemia and asymmetrical T waves are normal. Again, nothing is a rule, but still. आखिरी एक और टी वेव दिखाता हूं, ये वाली देखो। अब ये टी वेव इन्वर्टेड है और देखने में लगता है कि हाँ इसको तो इस्चीमिया होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे ईसीजी हमारे जो नए नए फर्स्ट ईयर के पीजी आते हैं ना, वो दिखाते हैं सर उसको टी वेव इन्वर्जन है। मैं पूछता हूँ कौन से लीड्स में है? बोले सर 1 में है, AVL में है, V5 में, V6 में है। तो पूछता हूँ भैया कौन सा इस्चीमिया हो रहा है इसको? तो सर लेटरल वॉल का इस्चीमिया हो रहा होगा। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये इन्वर्टेड तो है
लेकिन एसिमेट्रिकल इन्वर्टेड है। इसका एक टांग ज्यादा लंबा है और एक टांग छोटा है। ये क्लासिकल है स्ट्रेन पैटर्न का। स्ट्रेन पैटर्न मतलब क्या? यदि किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो उसको LVH विद स्ट्रेन पैटर्न मिलता है। LVH विद स्ट्रेन पैटर्न मतलब कि उसको उसका हार्ट मसल इतना बड़ा हो गया है कि उसको इश्चीमिया हो रहा है, उसको जितना खाना चाहिए उतना कोरोनरी दे नहीं पा रही। सो दैट इज asymmetrical T wave inversion called as strain pattern. LVH strain pattern मिलेगा 1 V5 V6 AVL में और RV strain pattern मिलेगा